अब हम देख रहे हैं पार्ट 2 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं रेस्पिरेशन। सो आई एम किरण रनकाम फ्रॉम आर्यम कोचिंग क्लासेस। बच्चों, मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि हम लाइफ प्रोसेस ये चैप्टर 4 पार्ट्स में अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसमें जो आपके सिलेबस के हिसाब से 4 लाइफ प्रोसेसेस है वो हम उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन कुछ बच्चों ने पहला मेरा वीडियो देखा होगा तो उसको लगना होगा सर आप तो बहुत बड़े बड़े वीडियो बना रहे हैं। लेकिन देखो हम क्या कर रहे हैं, एक सिलेबस के एनसीईआरटी सिर्फ कवर नहीं कर रही है, कुछ रेफरेंस बुक से भी ज़्यादा कंटेंट ले रहे। तो आपको अगर मैं 10 चीज़ें बताऊंगा तो आप 7 to 8 चीज़ें याद रखोगे और 5-6 चीज़ें कम से कम एग्जाम में लिख पाओगे। तो इसीलिए आप अगर ज़्यादा सिलेबस पढ़ोगे तो कम से कम जो और जब एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो घूम फिरा के आते हैं, इसीलिए आपको अगर अच्छी तरह से नॉलेज होगा तो आप प्रॉपरली आंसर कर पाओगे। तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है क्योंकि वी आर कवरिंग मोर सिलेबस एज कंपेयर टू द एनसीईआरटी। तो अब अभी रेस्पिरेशन में क्या देखने वाले हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने वाले हैं, प्लांट रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने वाले हैं। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू करने से पहले या रेस्पिरेशन ये जो लाइफ प्रोसेस चालू करने से पहले उसको कुछ बेसिक फंडे समझ लेते हैं एंड देन वी विल गो टू द आवर मेन टॉपिक दैट इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहले रेस्पिरेशन क्या चीज है ये समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। अब ये होता कैसे है, ये कैसे होता है कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं बॉडी के अंदर, और जब ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो जो अपने सेल्स में ग्लूकोज बना रहेगा फूड जो डाइजेस्ट होने के बाद, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाएगा और वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन एनर्जी के साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी रिलीज हो जाएंगे। विच विल बी दोज बाय प्रोडक्ट्स, दैट विल बी द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट इसका मेन पर्पस क्या रहेगा, एनर्जी रिलीज करना। तो फूड प्लस ऑक्सीजन विच इज द डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन। सो दैट इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग के केस में नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द एनिमल के केस में है। इसमें प्लांट कैसे एक्सेप्शन रहेगा वो भी हम देखेंगे आगे। एक्सेप्शन नहीं बोल सकते, उसमें थोड़ा प्रोसेस अलग रहेगा इन केस ऑफ द प्लांट्स। अब देख लो, इसको जो रेस्पिरेशन होता है ना, इसको हम बोलेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्यों सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि जो अपना डाइजेस्टेड फूड है वो ग्लूकोज के फॉर्म में कुछ सेल्स में रहेगा, मतलब ईच एंड एवरी डे इंडिविजुअल सेल्स में रहेगा। और उस सेल्स में जब ऑक्सीजन रिच होगा रेस्पिरेशन से, तब वो क्या होगी, एनर्जी रिलीज। तो ये जो एक्टिविटी होती है एनर्जी रिलीज की, कहाँ पे होती है, इट हैपन्स इन द सेल्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन which releases energy takes place inside the cells। जो एनर्जी रिलीज कहाँ होगी, inside the cells, that's why it is known as the cellular respiration। अभी बहुत से बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस है। किसी को अगर जनरल किसी को भी पूछ लिया हमने व्हाट इज इन बाय रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग, बोलेंगे दोनों तो सेम ही है। या ब्रीथिंग को ही बहुत से लोग या बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन समझ लेते हैं। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। वो क्या है, चलो देख लेते हैं। सो कीप कॉन्सेंट्रेटेड। तो ब्रीथिंग क्या चीज है, तो जो हम एयर इनसाइड लेते हैं नोज से, जो हमारा नोज है उससे हम जब हवा अंदर लेते हैं और जो हवा बाहर भी निकालते हैं, तो हवा अंदर जाना और बाहर जाना, इस प्रोसेस को ही हम सिर्फ ब्रीथिंग बोलेंगे। किस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग बोलेंगे, the mechanism by which organisms obtain the oxygen from air and release the carbon dioxide। मतलब हवा अंदर जाना और बाहर जाना, इस दोनों को मिला के हम सिर्फ ब्रीथिंग बोलते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन क्या चीज है फिर, तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें क्या हो जाएगा, हम जब हवा अंदर लेंगे तो उस केस में ये जो हवा है उसके साथ ऑक्सीजन अपने सेल्स तक जाएगा और उससे एनर्जी रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और ये जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी ना, उसको हम रेस्पिरेशन बोलेंगे। किसको बोलेंगे, जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी हवा अंदर जाने के बाद या ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अभी ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, मतलब हवा अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये फिजिकल हो गया। इसमें कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन
रेस्पिरेशन क्या चीज है? रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल, केमिकल क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है ना फूड और ऑक्सीजन की। और बायो क्यों बोला है? क्योंकि ये जो भी कोई लाइफ या रियल लाइफ से रिलेटेड या कोई भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शंस होती है उसको हम बायो बोलते हैं जनरली। तो इसीलिए क्या हम बोलेंगे? हम बायोकेमिकल। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड केमिकल रिएक्शन, इसलिए बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इसीलिए रेस्पिरेशन का क्या बोला गया है? बायोकेमिकल रिएक्शन। अब रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? देखो, सिर्फ अपना जो ब्रीथिंग है ये होता है लंग्स में, लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या सेल के अंदर होता है। प्रॉपरली 100% रेस्पिरेशन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोप्लाज्म में भी कुछ होता है, लेकिन जनरली बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, यहाँ पे क्या होता है? पावर रिलीज होता है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, दीज टू आर द अपोजिट प्रोसेसेस। क्यों? फोटोसिंथेसिस केस में क्या होता है? द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द सनलाइट एनर्जी। बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? जो फूड डाइजेस्टेड फूड है, उस डाइजेस्टेड फूड के साथ क्या हो जाएगा? फूड एंड ऑक्सीजन, मतलब उस फूड में ऑक्सीजन मिल जाएगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था? एनर्जी यूज हो रही थी। कौन सी एनर्जी यूज हो रही थी फोटोसिंथेसिस में? सनलाइट एनर्जी ट्रैप होती है। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है उसमें तो एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है और अलॉन्ग विद दैट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज हो जाएंगी। तो दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर द अपोजिट प्रोसेसेस। हाउ एनर्जी इज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे एनर्जी रिलीज होती है। तो आपको दो टर्म्स पता होने चाहिए उसके पहले, एडीपी क्या होता है और एटीपी क्या होता है। तो ये जो एनर्जी स्टोर होती है या रिलीज होती है, ये एडीपी और एटीपी इससे रिलेटेड सब चीजें हैं। तो एडीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ये इसमें लो एनर्जी रहती है। और एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3 और डाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। ये याद रखना। अब देखो, आप ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट को जनरली ये जो आगे हमने फॉस्फेट वर्ड यूज कर रहे हैं इसको ही हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब क्या? फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किससे बनता है? फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। तो आप बोलोगे सर ये फॉस्फेट तो हमने पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में। यस, दैट इज द फॉस्फेट। कौन सा वाला? PO4। PO4 को तो हम फॉस्फेट बोलते हैं ना, तो वही फॉस्फेट है ये। तो देखो, अभी एनर्जी जब भी अपना रेस्पिरेशन होने के बाद जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, तो उस टाइम में क्या होता है कि एडीपी जो मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी और फॉस्फेट इन तीनों का मिला के क्या बनाएंगे? एटीपी मॉलिक्यूल बनाएंगे। मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। एटीपी के फॉर्म में क्या हो रहा है? यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। और जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो एनर्जी क्या हो जाएंगी? एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, एटीपी का फिर से क्या कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी हो जाएगा, फॉस्फेट, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो जब भी हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है तभी एनर्जी नहीं बनती है, वो एनर्जी बन के रहती है। किसके फॉर्म में बनी रहती है वो? एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एक एटीपी मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? वो एनर्जी है 13.5 किलोजूल पर मोल। एक एटीपी के में कितनी एनर्जी होती है? 13.5 किलोजूल पर मोल। अब देखो, हमने देखा हुआ एक केमिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सेल। अपना जो बैटरी वाला सेल है ना, उसमें क्या रहती है? एनर्जी स्टोर्ड रहती है। कौन से फॉर्म में स्टोर्ड रहती है? दैट इज इन द केमिकल फॉर्म। लेकिन जब हम उसको यूज करेंगे तो वो क्या इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। हम उसको फैन या कुछ चीजें चलाने के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब छोटा वाला फैन बोल रहा हूँ मैं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, लाइट एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड सो ऑन। तो उसी तरह से ये एटीपी जो है वो क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। तो लेकिन ये एनर्जी एटीपी किसके लिए यूज करेगा?
तो देखो हमें क्या करना है, अपना हाथ हिलाना है या वॉक करना है या कोई भी बॉडी की एक्टिविटी करनी है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, ये एटीपी से एनर्जी लेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड मेनी अदर एक्टिविटीज, ये सब जो एक्टिविटीज है वो कौन करेगा, तो जो एटीपी में एनर्जी स्टोर्ड है ना, उस एनर्जी से सब अपनी बॉडी की एक्टिविटी बाद में होगी। हम क्या करने वाले, देखो एनर्जी जो रिलीज होने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो प्रोसेस देखने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ पहले टर्म से एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये टर्म का मतलब क्या होता है, वो कैसे होता है बैकग्राउंड में, और फिर एक्चुअल फ्लो के लिए हम जाएंगे। तो ग्लूकोज ये सबसे सिंपल कंपाउंड है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ये आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि हमने ये बहुत बार देखा है कि C6H12O6 इज द 6 कार्बन एटम कंपाउंड, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड। दूसरा क्या है, अभी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या चीज़ है, ग्लाइकोलिसिस ये याद रखना, ग्लाइकोलिसिस क्या चीज़ है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ये जो C6H12O6 उसका जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना, तो वो इंटरमीडिएट कंपाउंड में हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पायरुविक एसिड या पायरुवेट। एंड वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। और ये ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म में देखो अभी यहाँ पे मैं डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ, ये पूरा सेल हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गई, ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा, और बीच में ऐसा कुछ ऑर्गेनेज रहेगी जो है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये सेल के अंदर ही क्या हो जाएगा, ये ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा। लेकिन ये अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया हम उसको बोल रहे हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेकंड स्टेप होगी। लेकिन ये पायरुविक एसिड कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है। किसमें बनता है, साइटोप्लाज्म में। और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोलिसिस, ये याद रखना। पायरुविक एसिड ये 3 कार्बन कंपाउंड है और उसका ये फॉर्मूला है CH3COCOOH। उसको हम क्या बोल सकते हैं, कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सिर्फ मोर इन्फॉर्मेशन के लिए है क्योंकि कुछ स्कूल में पढ़ाते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा, तो जो बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्कूल में मिलती है तो वो आपके साथ रिवीजन है, आपको पहले से इन्फॉर्मेशन पता रहेगी। अभी जो अपना पायरुवेट है ना या पायरुविक एसिड है, उसका फेट डिपेंड करता है वेदर द ऑक्सीजन इज अवेलेबल और नॉट। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, हम आगे देखेंगे। अभी लैक्टिक एसिड, एक जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो जब या अपने बॉडी में ही जब ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलता है तो कभी क्रैम्प आने के बाद लैक्टिक एसिड बनता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, CH3CHOOH। उसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या चीज़ है, आप केमिस्ट्री का 3rd चीज़ है कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, उसमें आपको ये डिटेल में पता चलेगा। यहाँ पे सिर्फ नाम लैक्टिक एसिड भी आपने याद रखा तो सफिशिएंट है, लेकिन अगर किसी को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो उन लोगों के लिए है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब जब यहाँ पे एयर होता है और उससे जो रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेन साइट्स फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में जितनी एनर्जी रिलीज होती है ना, उतनी एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होती है। तो जहाँ जो पहला वाला है एरोबिक रेस्पिरेशन, यही सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या चीज़ है फिर, एनारोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, या उसको हम बोल सकते हैं विदाउट एयर। ये किसके केस में होता है, ये ईस्ट सम बैक्टीरिया के केस में जनरली इनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब जो ईस्ट इसके केस में होता है उसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। तो उसमें क्या होता है, जनरली इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सभी के केस में जनरली कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी तो रिलीज होती ही है, लेकिन एनर्जी कम ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी डिपेंड करता है। लेकिन इथेनॉल इज द बाय प्रोडक्ट ओनली इन केस ऑफ फर्मेंटेशन और अनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो ये आपको चार्ट बोलो या डायग्राम बोलो, ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये अगर आपको याद हो गई और मैंने जो बताया आपको वो कंसेप्ट समझ में आ गया, तो आपको
सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये 6 कार्बन एटम कंपाउंड है। ये क्या है? 6 कार्बन एटम। अब ये हमने देखा था अभी भी, मैंने एक डायग्राम निकाली थी ऐसी, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे बाजू में क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म रहेगा। तो ये जो साइटोप्लाज्म रहेगा ना, यहाँ पे ये जो पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज द 3 कार्बन एटम। ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ये कहाँ पे होता है? ये साइटोप्लाज्म ऐसा रहता है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस रहेगा और न्यूक्लियर और ऑर्गेनेल्स बीच बीच में रहेंगे। तो 3 पायरुविक एसिड इज द 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये अलग अलग 3 रिएक्शंस हो सकती है। ये एक ही ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, ये 3 जो पास दिखा रही है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये वाला पाथ, फर्स्ट वाला, ये कब होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये कब है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। उस केस में क्या हो रहा है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, कब? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ये होता है ईस्ट के केस में, और ये हो रहा है एनिमल्स के मसल्स में। ये ह्यूमन बींग्स हो सकता है या डिफरेंट एनिमल, जैसे कि टाइगर, लायन, डॉग, कोई भी बोलो, किसी एनिमल के केस में भी हो सकता है। इस केस में क्या हो जाएगा? पायरुविक एसिड और एनर्जी तो पहले स्टेप में आ गया, लेकिन उसके बाद ये बनाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है और ये ह्यूमन बींग के केस में हो रहा है। कैसे हो रहा है ये देखते हैं हम आगे। और तीसरा कौन सा है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी ना, ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द हाईएस्ट एनर्जी। और यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो अगर ये आपको डायग्राम पॉज करके लिखना है या नोट डाउन करना है तो लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इन द केस ऑफ रेस्पिरेशन। एक है और एक है। अब देखो, ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, इसमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं? 38। देखो मैंने ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, एरोबिक के केस में 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं और एनारोबिक केस में सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं या प्रिपेयर हो जाते हैं। तो मतलब देखो डिफरेंस कितना है। एनर्जी रिलीज इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन मच हायर एज कंपेयर टू ये 2 प्रोसेस, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पहले अभी हम तो एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा डिटेल में देखने वाले, ह्यूमन बींग के केस में या डिफरेंट एनिमल के केस में थोड़ा। पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है ये देख लेते हैं। अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल्स ड्यूरिंग द वेरियस विगरस एक्टिविटीज। देखो आप लोग कभी खेल रहे हो बाहर, आप जब खेलते हैं तो या हम वी आर रनिंग, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग हो या कोई एनिमल रनिंग कर रहा है और उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। उस केस में क्या होता है, हम थोड़ा रेस्पायर ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो जितना ऑक्सीजन चाहिए हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा पा रहा है तो क्या हो जाएगा? जो हमारा ग्लूकोज है, फूड है, वो क्या हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट तो है और हम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले रही है। प्रॉपर नहीं बोल सकते, जितना ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहिए उतना नहीं ले पा रहे। तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में हो जाएगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? उस केस में ग्लूकोज का डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा लैक्टिक एसिड में और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी आल्सो रिलीज। ये कब हो सकता है? जब हम ज़्यादा खेल रहे हैं तब हमें भी रेस्पायर ज़्यादा करते हैं, या हम कोई हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं बॉडी की, कोई जिम में हो, या उस केस में हमें थोड़ा क्रैम्प्स आ सकता है। तो वो क्रैम्प्स की वजह से आता है, वो आता है लैक्टिक एसिड प्रिपेयर होने की वजह से, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और उसके बाद वो जो एनर्जी है पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। अब ये क्रैम्प आने के बाद क्या करना चाहिए? तो क्रैम्प क्यों आता है? हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता इसलिए। तो हम क्या करना चाहिए? हॉट वाटर बाथ लेना चाहिए। हमने क्या करना चाहिए? हॉट वाटर बाथ लेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा? पूरे बॉडी का इम्प्रूव होगा। हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा? इम्प्रूव होगा। और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो क्या होगा? देयर विल बी द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स इंक्रीजेस। तो जहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाएगा और वो लैक्टिक एसिड और थोड़ा वो कम हो जाएगा अपना मसल्स पेन, और फिर हमें जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट हो वो प्रॉपरली मिल जाएगी। और ये जो है लैक्टिक एसिड का प्रिपरेशन वो कहाँ पे हो जाता है? मतलब किन एनिमल के केस में होता है?
लायन, टाइगर, चीता, डियर या मोस्ट ऑफ द एनिमल के केस में ये हो जाता है, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? एरोबिक आपको पॉज करके लिखना है तो लिख सकते हो, या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनाएरोबिक अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है इसके केस में। किसके केस में? एरोबिक के केस में। इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इसके केस में क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड हो सकता है या इथेनॉल। अगर फर्मेंटेशन होगा तो इथेनॉल, विदाउट फर्मेंटेशन होगा तो सॉरी, जब ह्यूमन बींग में जब क्रैम्प्स आएंगे तब होगा तो ये लैक्टिक एसिड। इस प्रोड्यूसेस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ, मतलब ज़्यादा एनर्जी होती है, और यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस इज मच लेस। अब ये एक्टिविटी है एनसीईआरटी बुक की, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी 100% कवर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा भी लेते, तो एक्टिविटी लेते हैं। एक्टिविटी 6.4। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने दो टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। ये है टेस्ट ट्यूब ये है टेस्ट ट्यूब बी। हमने क्या किया है, दोनों में भी लाइम वाटर डाला है, दोनों में भी क्या किया है, लाइम वाटर डाला हुआ है। हमने क्या किया, ये पिचकारी है जो अपना रंगा पंचमी खेलते हो, इससे हमने एयर सक कर लिया, और ये एयर सक कर लिया, और एयर हमने क्या किया उसको, ये जो है ना पिचकारी का, हमने ये लाइम वाटर में धीरे धीरे करना चालू कर दिया, और हमने उसी दूसरी इससे हमने स्ट्रॉ पकड़ा या कोई ट्यूब हमारे माउथ में पकड़ ली, और उससे हमने जो माउथ में हवा है ना, जो एयर है जो हम एक्सेल करने वाले हैं, वो हमने माउथ से ये ट्यूब से क्या किया, वो पास किया इस लाइम वाटर के ट्यूब में। तो दोनों में ही लाइम वाटर है। तो आपको क्या दिखाई देगा, अगर आप ये थोड़ी देर कंटिन्यू करोगे ना, तो आपको दिखाई देगा ट्यूब बी में, किसमें, ट्यूब बी में, ये जो दूसरी वाली ट्यूब है उसमें ये जो लाइम वाटर है मिल्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइम वाटर टर्म्स मिल्की इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में ही लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो इसलिए ये जल्दी हो जाएगा, और इट विल टेक सम टाइम, ये भी हो जाएगा लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूजन लगा सकते हैं कि जो हम एक्सेल करते हैं ना हवा या एयर, उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है एज कंपेयर टू एयर प्रेजेंट इन एयर, क्योंकि ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ये हम एक्सेल करने वाला। तो देखो अब यहाँ पे मैंने एक टेबल के फॉर्म में उसको लिखा है, एटमॉस्फेरिक एयर में कितना ऑक्सीजन रहता है, 21%, लेकिन जो हम एक्सेल करते हैं उसमें सिर्फ 16% ही रहता है। यहाँ पे देखो, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है जो अपना रेगुलर एटमॉस्फेयर, उसमें 0.04, और एक्सेल एयर में कितना रहेगा, 4.4%। मतलब देखो अपना हम जो एक्सेल करते हैं ना उसमें मोर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी देयर एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर, लेकिन नाइट्रोजन रिमेन्स द सेम इन बोथ द केसेस। मतलब एटमॉस्फेयर में या हमारे ह्यूमन बॉडी से जो एक्सेल करते हैं एयर, दोनों केस में क्या रहेगा, नाइट्रोजन विल बी रिमेन सेम। चलो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखने वाले हैं कि ये देखो नेक्स्ट एक्टिविटी का डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया है, ये है उसकी एक्टिविटी। तो ये डायग्राम देख लो, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेना है, फ्रूट जूस या शुगर का सॉल्यूशन लेना है, और ईस्ट डाला हुआ है इसमें। यहाँ पे क्या है, फ्रूट जूस, शुगर सॉल्यूशन और ईस्ट। इससे क्या हो जाएगा, फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज या स्टार्च रहेगा। ईस्ट क्या करेगा, उस ग्लूकोज को एनारोबिक रेस्पिरेशन कर देगा। और हमने यहाँ पे कॉर्क भी लगाया है। कॉर्क क्यों लगाया है, क्योंकि उससे एयर अंदर नहीं आनी चाहिए, इसलिए उसको कॉर्क से हमने उस टेस्ट ट्यूब को क्या किया है, टाइट कर दिया है। तो यहाँ पे ये कॉर्क इसीलिए लगा है। अब ये ईस्ट है तो ईस्ट क्या करेगा, इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ईस्ट के केस में भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। यहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता हुआ दिखेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो ये टेस्ट ट्यूब में हम अगर जो भी गैस आ रहा है वो टेस्ट ट्यूब में लेंगे। इसमें क्या है, फिर से लाइम वाटर है, या उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। लाइम वाटर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोथ आर सेम। तो इस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ईस्ट जो गैस रिलीज करता है वो भी कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यही जो इस एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी है आपकी 6.5 में वही एक्सप्लेन किया गया है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन द गैस विद द ईस्ट interact with the starch or fruit juice, it produces one gas that is nothing but the carbon dioxide.
तो यहाँ पे आके क्या प्रिपेयर होता है, ईस्ट प्रिपेयर द इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इस एक्टिविटी से यही प्रूव होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट। अभी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देख लेते हैं। मुझे लगता है कि आपको अभी यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होगा, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखो प्लांट्स जैसा हम ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन करते हैं उसी तरह से प्लांट भी अल्सो रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है ना वो होता है डिफ्यूजन से। ह्यूमन बींग्स के केस में भी रेस्पिरेशन होता है लेकिन अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो डिफ्यूजन से ही होता है। लेकिन डिफ्यूजन का यहाँ पे मतलब क्या है मेन इंपॉर्टेंट, कि कभी कभी प्लांट्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, या कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे या ऑक्सीजन छोड़ेंगे। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। अभी कौन से सिचुएशन पे, जनरली ऑक्सीजन कभी लेते नहीं है प्लांट, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है कि ऑक्सीजन छोड़ना है वो डिपेंड करता है। मोस्टली क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, कब छोड़ना है, वो उनका मेन प्रोसेस वही रहता है। तो ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या रहेगा, एट नाइट व्हेन देयर इज अ नो फोटोसिंथेसिस ऑकरिंग, तो उस टाइम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, उस केस में प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग द फूड। तो अगर वो फूड नहीं प्रिपेयर कर रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत उनको नहीं लगेगी। तो उस केस में वो क्या करेंगे, द एलिमिनेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर एक्टिविटी इन केस ऑफ नाइट। लेकिन ड्यूरिंग द डे टाइम वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फूड प्रिपेयर करेंगे तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए। और फूड के साथ जब फूड बना रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो उस केस में एक गैस बनता है, वो है ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन गैस क्या करेंगे, रिलीज भी करेंगे। तो दैट्स वाई ड्यूरिंग द डे टाइम दे रिलीजेस द गैस ऑक्सीजन and takes the carbon dioxide, but during the night time only the carbon dioxide gas elimination is the major activity। अब रेस्पिरेशन कौन से पार्ट से होता है प्लांट्स में, तो ये देखो लास्ट लाइन में मैंने बताया है लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स, इन सब पार्ट से रेस्पिरेशन होता है। सर लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि सिर्फ रेस्पिरेशन लीव्स से होता है, तो ये सच नहीं है, स्टेम से और रूट से भी होता है। स्टोमेटा इन द लीव्स, एक स्टोमेटा ओपनिंग हमने न्यूट्रिशन में भी देखा है। अगर जिस लोगों ने नहीं देखा है तो पहला वाला न्यूट्रिशन वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे 3D डायग्राम से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हाउ स्टोमेटा वर्क्स। दूसरा लेंटिल्स इन स्टेम्स, तो लेंटिल्स जो एक स्टेम्स में रहता है उससे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज। और जनरल सरफेस ऑफ द रूट, तो रूट से उसके सरफेस से ही क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अभी रेस्पिरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स देख लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स कौन से हैं, अमीबा इज द स्मॉलेस्ट एनिमल, तो सिंगल यूनिसेलुलर एनिमल बोल सकते हैं उसको। उस केस में क्या होता है कि सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या, कि अंदर अगर ऑक्सीजन कम है और बाहर ज़्यादा है तो वो डिफ्यूजन से क्या करेगा, अंदर बाहर करेगा। डिफ्यूजन मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया। तो जो गैस जहाँ पे ज़्यादा है वो लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में जाएगा, और जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया से जो गैस है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। तो इस तरह से ये हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में गैस का एक्सचेंज होता रहता है। अर्थवर्म जो अर्थवर्म है वो क्या करते हैं, स्किन से रेस्पायर करते हैं। दे टेक द ऑक्सीजन एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग द स्किन। ये दूसरे एग्जाम्पल में बताया गया है अर्थवर्म का। देखो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स है, जैसे कि फिश हो गया, प्रॉन्स, मसल्स, ये क्या करते हैं, गिल्स इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन केस ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। तो हम फिश के केस में थोड़ा आगे डिटेल में देखेंगे हाउ इट वर्क्स। अब देखो डिफरेंट इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स रखते हैं रेस्पिरेटरी केस में। एक तो है स्पायरेकल्स, ये होल्स है, उनके बॉडी में साइड्स में होल्स रहते हैं, और वो होल्स को अंडर कनेक्ट करने के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है। देखो अगर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसके बॉडी के अंदर, तो ये थोड़े साइड्स में ऐसे होल्स रहेंगे, वो होल्स मतलब स्पायरेकल्स। और ये जो बॉडी लाइक स्ट्रक्चर मतलब उसको बोलते हैं ट्रैकिया। तो इस होल से क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर अंदर होना, ये प्रोसेस हो जाएगी। और कुछ एनिमल्स है जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, बर्ड्स, लिजार्ड्स, जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स है, उस केस में क्या रहता है, लंग्स इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लेकिन कुछ एनिमल्स है जैसे कि फ्रॉग, ये फ्रॉग जैसे एनिमल्स है ना, ये क्या करते हैं, कभी कभी लंग्स से भी ब्रीथ करते हैं या स्किन से भी ब्रीथ करते हैं। कुछ एनिमल्स है दे कैन ब्रीथ बाय
lungs as well as by skin. Example is frog. देखो अभी all the respiratory organs have three common features. कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन अभी देखे थे हमने? स्किन है कुछ एनिमल्स के केस में, जैसे कि अमीबा हुआ, गिल्स, ट्रैकिया और लंग्स, ये अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। अभी इन सभी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उसमें कॉमन फीचर्स क्या है ये हम अभी देखेंगे। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव द लार्जर सरफेस एरिया। लार्जर सरफेस एरिया क्यों? क्योंकि दे शुड गेट द इनफ ऑक्सीजन। तो कौन से कॉमन फीचर है? दे शुड हैव द लार्ज सरफेस एरिया, दे शुड हैव द थिन वॉल्स फॉर डिफ्यूजन। थिन वॉल्स फॉर डिफ्यूजन मतलब क्या? जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रीजन में जाना चाहिए, और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वहाँ पे ऑक्सीजन के रीजन में जाना चाहिए। तो ये डिफ्यूजन होने के लिए दे हैव द थिन वॉल्स। एंड थर्ड इज दे शुड हैव द रीच सप्लाई ऑफ द ब्लड्स। तो रीच सप्लाई ऑफ ब्लड क्यों होता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन जहाँ पे लंग्स में हो या कोई भी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आया तो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ब्लड तो चाहिए ज़्यादा, मतलब ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा तो वो ऑक्सीजन वहाँ से रेस्पिरेटरी ऑर्गन से कैरी करेगा। अब देखो एक्वेटिक एनिमल के एग्जांपल्स ले लेते हैं जो नीचे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्वेटिक एनिमल जैसे कि वाटर में ऑक्सीजन का कंटेंट क्या होता है? बहुत कम होता है, लेकिन फिश को भी तो सेम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जो ब्रीथिंग रेट होता है फिश में दैट इज फास्टर एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और पानी में कम होता है, इसलिए फिश या द एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो ये याद रखना कि क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कंटेंट पानी में कम होता है इसलिए। रेस्पिरेशन इन प्लीज अभी डिटेल में देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये फिश है, यहाँ पे माउथ से ये पानी लेगा और ये जो पार्ट है ना ये उसको बोलते हैं गिल्स, और यहाँ से वो गिल कवर से या गिल स्लिट से बाहर आएगा। तो एक स्टेप बाय स्टेप पूरा देख लेते हैं। ये डायग्राम अच्छी तरह से देख लो। ये पानी यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा। The fish has the special organ for breathing that is called as the gills. तो फिश का कौन सा ऑर्गन है जो रेस्पायर करता है? दैट इज द गिल्स। अब ये कैसे काम करता है? तो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाई थी। तो जो फिश के अगर ये फिश का माउथ है तो यहाँ से क्या हो रहा है? पानी अंदर आ रहा है, और ये जो गिल्स है ना, गिल्स के ऊपर क्या करेगा? ये पानी पूरा के पूरा जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये पानी के अंदर, तो डायग्राम से देख रहे हैं, यहाँ से पानी अंदर आ रहा है। अब ये क्या जाएगा? पानी गिल्स के ऊपर जाएगा। गिल्स में कैपिलरीज रहेंगी तो वो ऑक्सीजन पूरा खींच लेगी, वो वहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा, और जो भी पानी है वो बाहर आ जाएगा। अभी ये जो गिल्स है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होगा। ये ब्लड क्या करेगा? पूरे इसको बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, और जो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है बॉडी में, तो वो फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा? एग्जिट, पानी के साथ एग्जिट हो जाएगा। तो हाउ दैट गिल्स वर्क इन केस ऑफ द फिश, तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ द रेस्पिरेशन वर्क इन केस ऑफ द फिश, बिकॉज दे डोंट हैव द लंग्स, फिश हैव द गिल्स। अब हम देखने वाले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये डायग्राम अच्छी तरह से देख लो। मैं आपको डायग्राम पहले समझाता हूँ और देन वी विल गो स्टेप बाय स्टेप टू एक्सप्लेन ईच एंड ऑर्गन इन डिटेल। तो पहले एक बार डायग्राम देख लो, क्योंकि आपको मैंने न्यूट्रिशन में बताया था कि आपको कोई भी 4 सिस्टम लाइफ प्रोसेस में एक डायग्राम 90-95% आती ही है। बहुत से बार एक डायग्राम तो आती है, 10 में से एक आधा पेपर होगा जिसमें डायग्राम नहीं आई होगी, लेकिन चारों में से एक बोल रहा हूँ मैं। चारों जो लाइफ प्रोसेसेस है उसमें से एक डायग्राम या 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो यहाँ पे ये है अपना माउथ को हम नसाल पैसेज बोलते, सॉरी नोज को हम नसाल पैसेज बोलते हैं। वहाँ से अंदर हवा जाएगी पर बाद में आएगी फेरिंग्स पे। ये जो है अपना, इसको फेरिंग बोलेंगे। ये है लैरिंग्स जो अपने गले में रहता है। उसके बाद ट्रैकिया, ये जो है ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, उसका यूज़ क्या है वो भी हम देखेंगे। फिर ये है ब्रोंकाई। ये देखो ये जो अपना गला है उसके अंदर नीचे ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, उसको रिंग्स ऑफ काट ले। फिर उसके बाद ये 2 पाइपलाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि हर एक ह्यूमन बींग्स में 2 लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 लंग्स। तो ये 2
ब्रोंकाई अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगी, और फिर जो छोटे छोटे हो जाएंगे ना उसको हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। ये जो छोटे छोटे उसकी टहनियाँ जैसी निकल रही है, पेड़ की टहनियाँ निकलती है ना, वैसे उसके ब्रांचेस जो निकल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। और जो सबसे लास्ट में होगा ना ये, उसको हम बोलेंगे एल्वियोलर सैक। यहाँ पे मैंने उसको क्या किया है, जूम करके दिखाया है। जो सबसे छोटा पार्ट रहेगा ना यहाँ का, उसको बोलेंगे हम एल्वियोलर। लेकिन एल्वियोला इज द सिंगुलर, एल्वियोलर इज द प्लूरल। तो ये एल्वियोला है सिंगल। इसको भी मैंने बहुत बड़ा करके आगे की इसमें दिखाया है कि वो कैसे वहाँ पे एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होता है। तो ये आपको पहले एक बार मैं नाम से थोड़ा ये करना चाहता था, एक फैमिलियर। और देखो लंग्स के ऊपर आप लोगों को पता है ये रिब्स होते हैं, और यहाँ पे क्या रहता है, डायफ्रागम। डायफ्रागम नीचे होगा हम उसको बोलेंगे फ्लैट, और जब ऊपर होगा तो ऊपर की पोजीशन बोलेंगे। और ये जब रिब्स आर आउटसाइड, मतलब ये रिब जब बाहर जाएंगी तब ये लंग्स फुल जाएगा, तो हवा ज़्यादा आएंगी। तो हम थोड़ा पूरा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक तरह अच्छी तरह से एक बार डायग्राम देख लो। देखो तो अभी क्या क्या स्ट्रक्चर है, नसाल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोला एंड ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोला के अंदर ब्लड कैपिलरीज रहेगी। ये जो एल्वियोला है ना उसके अंदर ब्लड, मतलब उसके बाहर सराउंडिंग में रहेंगे, तो हम आगे डायग्राम में देखेंगे। बाद में क्या रहेगा, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल है उसको हम नसाज पैसेज बोल सकते हैं। द एयर इज पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स दैट लाइन इन द पैसेज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रहेगा, हेयर्स रहेंगे। वो हेयर्स क्या करेंगे, कुछ डर्ट पार्टिकल्स हो गए उसको हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। म्यूकस विकस रहेगा। तो आपको ऐसा भी कभी क्वेश्चन आएगा कि व्हाई वी हैव द हेयर्स इन नोज, तो टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल और कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करते रहते, हेयर्स रहते, किसमें, नसाल पैसेजेस में। दिस पैसेज आल्सो लाइंड अप बाय द म्यूकस व्हिच हेल्प्स इन आवर प्रोसेस, वो हमने अभी देखा। अभी उसके बाद एयर पासेस टू द थ्रोट, उसके बाद ये थ्रोट से एयर पास हो जाएगी और उसके बाद ये कार्टिलेज में आएगी। अब इस कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो है ना रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं इसको, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो ये क्या रहता है, थोड़ा टफ स्ट्रक्चर रहता है। क्यों रहता है टफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कोलैप्स नहीं होना चाहिए। अगर ये कोलैप्स हो गया तो हमारा राम नाम सत्य है। तो इसीलिए ये कोलैप्स नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या रहता है, थोड़ा हार्ड रहता है। कौन सा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये देखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अभी उसके अंदर विद इन द लंग्स देयर आर द, ये सैक लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच आर कॉल्ड एज द अल्वियोलाई। उसको बलून लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। सिंगुलर इज अल्वियोलस, प्लूरल इज द अल्वियोलाई। अल्वियोलाई प्रोवाइड द सरफेस वेयर द, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, जब ये डायफ्रागम नीचे जाएगा हम क्या करेंगे, ये रिब्स विल बी लिफ्टेड अप एंड उस केस में ऑक्सीजन अंदर जाएगा। और जब ये ऑक्सीजन आएगा ना अल्वियोलाई में, उस केस में क्या होगा आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। अब देखो हमने कहाँ तक आए, अभी ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आ गया, किसके केस तक, अल्वियोलाई तक आ गया। अभी अल्वियोलाई में आ गया, यहाँ से अंदर ऑक्सीजन आ गया, यहाँ से। अब इसको हमने क्या किया है, एक अल्वियोला का जो ये सर्कल है उसको कट करके यहाँ पे राइट साइड में दिखाया है, इसको कट करके उसको कट करके। अभी जो ऑक्सीजन अब अंदर आएगा ना, ये देखो यहाँ पे भी ये रेड से दिखा रही है, वो ऑक्सीजन है, ये रेड वाला पार्ट, और ये जो ब्लू वाला है ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। अब देखो ये जो है ना, ये ब्लड कैपिलरीज की अल्वियोलाई के बाजू में रहेगी, अराउंड द अल्वियोला। अब ये जो ब्लू कलर का है ये क्या करता है, यहाँ पे ब्लड रहता है। अभी ऑक्सीजन क्या रहेगा, अंदर रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लू कैपिलरीज में रहेगा। ये ब्लू कैपिलरीज में क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है ना यहाँ पे ब्लू ब्लू दिख रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर ऑक्सीजन। हमने देखा था कि ये डिफ्यूजन के लिए थिन वॉल्स रहती है, तो यहाँ पे अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ जाएगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया। तो यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। अब देखो ये जैसे जैसे इधर जाएगा ना, ये रेड होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हो गया, और यहाँ पे जाते जाते ये ऑक्सीजन वाला ब्लड हो जाएगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज़्यादा होता है वो ब्लू कलर से दिखाते हैं, और जैसे जैसे ये रेड हो जाता है वो किससे दिखाते हैं,
ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है उसको हम रेड से दिखाते हैं, इसलिए ये कैपिलरी यहाँ पे ब्लू दिखाई गई है और इस साइड में रेड दिखाई गई है। तो ये देखो, ये इसको हमने कैपिलरीज बोला गया है, ये ब्रांक्यूल्स हो गई, ये इलास्टिक फाइबर्स उसके अंदर, उसको हम इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ये आप अल्वियोलाई समझ लो और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझ लो, ये बहुत हो गया आपके लिए। डिफ्यूजन प्रेशर देख लिया हमें। अच्छा हाँ, अभी एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया, यहाँ पे ये जो है ना, ये अभी ब्लड कैरी होना चालू हो जाएगा, लेकिन अपने पूरे बॉडी में अगर ये ऑक्सीजन रीच होना है ना टो तक, तो उसके लिए कम से कम 3 साल लग जाएंगे। तो इसके लिए ये अपने ब्लड में, किस में, अपने ब्लड में एक पिगमेंट रहता है, उसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में एक पिगमेंट रहता है हीमोग्लोबिन, और उसको बहुत हाई एफिनिटी है। किसके लिए एफिनिटी है? ऑक्सीजन के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का हर एक, ये जो ऑक्सीजन है ना, एक एक हीमोग्लोबिन के सेल्स को, या जो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन रहेगा उसको स्टिक हो जाएगा, और जब ब्लड जब अपना हार्ट पंप करेगा तो उसके साथ ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, ये पूरे बॉडी को चला जाएगा। तो इसकी वजह से ये एफिनिटी वाला जो पार्ट है ना, जो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड कॉर्पसस में रहेगा, तो इसीलिए ये ज्यादा फास्ट ऑक्सीजन अपने पूरे बॉडी को मिल जाएगा। ये भी हमने देखा बॉडी कॉर्पसस का। देखो हमने अभी देखा था कि हमारे नोज में हेयर्स रहते हैं, तो वो नोज क्या करते हैं, नोज हमारे जर्म्स, डस्ट और अदर हार्मफुल पार्टिकल्स को इनहेल नहीं करने देते। और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है ना अपने नोज में, उसको हम बोलते हैं सीलिया। उसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया। अभी जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं या कुछ करते हैं ना, उनको लंग्स कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? अगर वो जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं तो उनको क्या होता है, जो नोज के हेयर है वो जल जा सकते हैं। दैट विल बी द, वो खराब हो गए हेयर, मतलब हेयर क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो उसकी वजह से जर्म, डस्ट वो बॉडी के अंदर आ सकता है और आपके लंग्स को इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से कफ हो सकता है, या इट मे ऑल्सो लीड टू द लंग कैंसर। तो इसलिए स्मोकिंग इज नॉट गुड, बिकॉज स्मोकिंग डिस्ट्रॉयज योर हेयर इन योर नोज। चलो अब ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये मोर टू नो वाला है, लेकिन मैं तो भी आपको एक थोड़ा क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो अपना एल्वियोलाई सैक्स है ना, ये वाले, कौन से वाले, ये वाले, ये पूरा कितना एरिया कर देते पता है क्या? 80 मीटर स्क्वायर। तो इतने छोटे पोर्शन में अपने लंग में पूरा 80 मीटर स्क्वायर का एरिया रहता है। और ये एरिया क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए एरिया बढ़ाया दिया जाता है। मतलब इसीलिए ये एरिया होता है कि देयर शुड बी द मोर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको अभी बताया था, अगर ये एरिया बड़ा नहीं होता और जो एफिनिटी वाले अपने हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स, जो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन है, वो पिगमेंट्स नहीं होता, तो इट टेक्स 3 years। कितने टाइम लगता है उसको? 3 years टू रीच द ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू द टो। टो मतलब जो फिंगर्स है ना अपने पैरों के, वहां तक जाने के लिए कितने साल लगते हैं? 3। दैट्स वाई हीमोग्लोबिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी।